नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का सबसे बड़ा शो देश का एजेंडा। देश का एजेंडा में हम बात करते हैं हर उस मुद्दे की जिससे आपको सरोकार है और पूछते हैं हर वो सवाल जिसका जवाब जानना देश के लिए बेहद अहम हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी जांच में बड़ा खुलासा हो गया है। राम मंदिर चढ़ावा केस में जांच का नया मोड़ सामने आ गया है। एसबीआई की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। दान राशि गिनती में एसओपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। करोड़ों की कैश काउंटिंग पर बड़ा विवाद हो चुका है और हाउसकीपिंग स्टाफ से कराई गई थी कैश काउंटिंग। और आपको हम यह भी बता दें कि सैनिक सिक्योरिटी की भूमिका जांच के घेरे में, और आपको हम बता दें कि तमाम बातें सामने आ रही हैं। और इसी बीच आपको हम बता दें बड़े सवाल ये उठ रहे हैं कि किसके आदेश पर बदली गई थी कैश काउंटिंग प्रक्रिया, राम मंदिर कैश काउंटिंग में किसकी जिम्मेदारी थी, और अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी की जांच अब नया मोड़ ले चुकी है। देखिए, जांच अब सिर्फ आरोपियों तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई की कार्यप्रणाली, दान राशि की गिनती के लिए हुए एमओयू और सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज की भूमिका जांच के केंद्र में हो चुकी है। तो देखिए, राम मंदिर में आने वाली करोड़ों की दान राशि की सुरक्षा, गिनती और बैंक में जमा करने के लिए विस्तृत एसओपी बनाई गई थी। मेरे हाथ में आपको हम बता दें कि ये वही एसओपी की कॉपी है जहां पर साफ बताया गया है कि कौन कौन से वो दिशा निर्देश है जो पालन करने हैं, लेकिन इन सारे एसओपी की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं। देखिए, जो हाउसकीपर्स होते हैं उनसे काउंटिंग कराई जाती है, जो तमाम निर्णय लिए गए थे उन सब की धज्जियां उड़ाते हुए लोग नजर आते हैं। नियमों के मुताबिक गिनती केवल एसबीआई के अधिकृत अधिकारियों और ट्रस्ट प्रतिनिधियों की मौजूदगी में होनी थी, लेकिन सीसीटीवी निगरानी और वीडियोग्राफी, डबल काउंटिंग, रिकॉर्ड ऑडिट और समय पर बैंक में जमा करना भी तय प्रक्रिया का हिस्सा था। लेकिन जांच में आरोप सामने आए हैं कि नोटों की गिनती सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज के कर्मचारियों से कराई गई थी, जबकि ये एजेंसी सुरक्षा, हाउसकीपिंग और मैन पावर उपलब्ध कराती है। एजेंसी के मैनेजर का दावा है कि उनसे केवल हाउसकीपिंग के लिए कर्मचारी मांगे गए थे। ये बात मैं नहीं कह रही हूं, इस बात की पुष्टि खुद सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज के मैनेजर गौरव सिंह कह रहे हैं। जरा आप भी सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। मैं गौरव सिंह हूँ, सैनिक सिक्योरिटी बनारस से बोल रहा हूँ। वो बात बोल रहा हूँ मैं, जो मैटर राम मंदिर में चल रहा है हमसे उस प्रकरण में कोई मतलब नहीं है। हमने हमारे जो भी हाउसकीपिंग जो बंदे थे वो स्टेट बैंक को दिया गया था। अब है स्टेट बैंक ने उनको कहाँ लगाया, वो स्टेट बैंक। कितने लोग को रिकमेंड किया गया था यहाँ से, कितने लोगों की? अब ये इस समय सब जुडिस मैटर है, इसमें भी बोलना ठीक नहीं है। तो क्या बैंक की तरफ से आपको दिए गए थे वो बंदे? अभी आपको बता दिया गया कि भाई जब एसआईटी जांच कर रही है, एसआईटी जांच कर लेगी तो अपना जो होगा वो आप लोग सामने आएगा। तो सुना आपने किस तरीके से गौरव सिंह ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हाउसकीपिंग के लोग मांगे गए थे। और ऐसे में जरा आप आंकलन लगाइए कि एक काउंटिंग की प्रक्रिया होती है और उसमें हाउसकीपिंग के बंदे लगे होते हैं, हाउसकीपिंग के लोग लगे होते हैं। और आपको हम बता दें कि इसी बीच एसआईटी को दिए गए चंपत राय के कथित गोपनीय बयान ने जांच को नया मोड़ दे दिया है। कथित तौर पर उन्होंने एमओयू और दान राशि की गिनती की प्रक्रिया से खुद को बिल्कुल अलग बता दिया है। वहीं एमओयू पर पूर्व ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के हस्ताक्षर होने के बाद, सामने आने के बाद उनकी भूमिका भी सवालों के घेरे में है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब नियम पहले से तय थे तो फिर कथित चोरी कैसे हुई? क्या एसओपी का पालन नहीं हुआ? और आखिर हाउसकीपिंग के लिए तैनात कर्मचारियों को कैश काउंटिंग की जिम्मेदारी किसने दी, किसने सौंपी? यह बड़ा सवाल है। यही सवाल अब जांच के केंद्र में है। और आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से भी समझा देते हैं कि आखिर इस एसओपी में क्या है। तमाम बातें मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी, लेकिन अब देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से समझ लीजिए कि क्या कुछ एसओपी में लिखा हुआ है। देखिए, साफ कुछ लिखा हुआ है कि सिर्फ एसबीआई अधिकारी और ट्रस्ट प्रतिनिधि की मौजूदगी में गिनती होगी। सीसीटीवी निगरानी और वीडियोग्राफी अनिवार्य होगा। साथ ही साथ आपको हम ये भी बता दें
कि इस एसओपी में यह भी लिखा है कि नोटों की डबल काउंटिंग और नकदी सील बंद कर दी जाएगी, लेकिन क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं। और आपको हम यह भी बता दें कि हर चरण का रिकॉर्ड और हस्ताक्षर जरूरी था, लेकिन नियमित ऑडिट और गड़बड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग होनी थी। और आपको हम यह भी बता दें कि दान राशि समय पर ट्रस्ट खाते में जमा होना था। तमाम बातें, तमाम निर्णय लिए गए थे, दिशा निर्देश दिए गए थे, लेकिन इन सब की धज्जियां उड़ाई गई हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों की भूमिका केवल सहयोग तक सीमित थी, लेकिन यहां पर उन्हें काउंटिंग के लिए बिठा दिया गया था। जरा आप सोचिए कि कितनी बड़ी धांधली है, कितनी लापरवाही बरती गई है, इतनी बड़ी घपलेबाजी हुई है। और हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ने वाले हैं। पूरा गेस्ट का पैनल से मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ेंगे अविरल मलिक, प्रवक्ता है बीजेपी से, साथ ही साथ डॉक्टर राकेश प्रजापति समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ विजय नारायण सिंह वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही हमारे साथ संवाददाता अमित मिश्रा जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए बड़ी धांधली हुई है और ऐसे में तमाम बातें अब सामने आने लगी हैं। जरा बताइएगा कि उस एसओपी में जो कुछ लिखा था क्या उसी तरह से फॉलो हुआ है? और कोई किस माध्यम से है उसकी पहचान दिखा रहा है। आप देखिए, जिस एसओपी की बात की जा रही है एसओपी की बात की जा रही थी कि बैंक और ट्रस्ट के माध्यम से एसओपी की गई है। एसओपी में नियम दिए गए थे, उन नियमों का पालन करना था। बैंक में कैसे जमा और तमाम जो कड़े निर्देश थे वो एसओपी में दिए गए थे। और इनकी संख्या की बात करें तो कई लगभग 15 पॉइंट है जो इस कड़े नियमों की बात उस एसओपी में की जा रही है, वो दस्तावेज में की जा रही है, वो दस्तावेज में दिख रहा है। लेकिन इसके इधर काम किया गया है। एसओपी को पूरी तरीके से जो नियम थे उनकी धज्जियां उड़ाई गई हैं, जमकर लोगों ने धज्जियां उड़ाई गई हैं और एसओपी को अपने मन मुताबिक चलाया गया है। एसओपी के जो नियम थे उनको तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से एडजस्ट किया गया है। आप देखिए कि जिस तरीके से गणना कर्मियों के साफ शब्दों में उसमें लिखा है कि जो कर्मी हैं उनकी वो ड्यूटी होनी चाहिए, लेकिन गणना कर्मी लगाए कौन जाते हैं? वो लगाए जाते हैं जिनकी डिमांड जो सैनिक सिक्योरिटी से की जा रही है। बनारस में इसका हेड ऑफिस है, वहाँ से डिमांड की जाती है कि 22 लोग हमें दें। 22 लोगों में हाउस कीपिंग के लिए उन्होंने कहा कि मैं 22 लोगों को हाउस कीपिंग के लिए दिया था, लेकिन उनकी ड्यूटी कहाँ लगाई गई है इसका पता मुझे नहीं है। उनसे पूछा गया कि आखिर में ये आपने किन जो 22 लोग हैं ये किसके आदेश पर दिया था, तो उन्होंने बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो अयोध्या की ब्रांच है जहाँ पर ट्रस्ट का अकाउंट है, और जो एसओपी बैंक और ट्रस्ट के बीच में हुई है एसबीआई वही बैंक है। तो ऐसे में एसओपी में जो नियम थे वो बैंक खुद तो तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिन लोगों को हाउस कीपिंग के लिए मांगा गया था उन लोगों को ड्यूटी जो है वो काउंटिंग में लगाई गई, और जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनमें से कई लोग भी हैं जो इस काउंटिंग में शामिल थे। तो सवाल यही है कि आखिर में जो एसओपी बनाई गई थी, जो नियम ट्रस्ट ने खुद बनाया था, जो नियम बैंक ने खुद बनाया था, उसी नियम की ये लोगों ने धज्जियां उड़ा दी हैं। और सवाल तब और गहरे हो जाते हैं जब चंपत राय ने एक बयान दिया। चंपत राय का कल एक लेटर आता है और एक एसआईटी को दिए गए बयान की एक प्रति आती है जो कुछ उसका अंश है, पूरा रिपोर्ट नहीं है, लेकिन उसी कुछ अंश ने सवाल खड़े कर दिए। उसमें आप देखिए कि साफ तौर पे चंपत राय ने लिखा है कि जो बैंक के एसओपी है, बैंक के नियम है, जितनी भी चीजें हैं, ये सारी जवाबदेही अनिल मिश्रा की थी। और जो सूत्र बताते हैं ये माना जाता है कि अनिल मिश्रा के ही कहने पर जो ये 22 लोग थे उनमें से कुछ लोगों को नियुक्ति जो है वो काउंटिंग में लगाई गई थी, और यही लोग हैं जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो हाउसकीपिंग के लिए मांगे जाते हैं, लेकिन उन्हें काउंटिंग के लिए लगाया जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अभी फिलहाल हम अपने गेस्ट पैनल का रुख करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे विजय नारायण सिंह से जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले विजय जी, आप ये बताइएगा कि जो ये प्रक्रिया होती है उसको किस तरीके से पूरा किया जाता है, कितना संवेदनशील होता है ये प्रक्रिया? बिल्कुल, ये जो भी एसओपी बनाया जाता है खासतौर से इस तरह के किसी बड़े काम के लिए, तो उसमें जरा सी भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं होती। लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी मतलब पूरा के पूरे छेद नज़र आ रहे हैं। कितने छेद हैं इसकी कोई गिनती नहीं है। अब चंपत राय जी का लेटर ये कहता है कि साहब अनिल मिश्रा जिम्मेदार है, उन्होंने हाउस कीपिंग स्टाफ को काउंटिंग में लगा दिया। और देखेंगे आपकी जो 3-4 महत्वपूर्ण लोग हैं ट्रस्ट के, वे खुद एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं।
यानी कि ट्रस्ट के अंदर भी पहले से ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, उसी का यह परिणाम है। यदि एसओपी का पालन नहीं हो रहा था तो उसको देखने की जिम्मेदारी किसकी थी? बिल्कुल। और 70 जो वीडियो आए हैं कि 1 महीने के अंदर ऐसे चोरी की बात की गई है, तो इसका मतलब ये तो पहले से चल रहा था। तो आपको ये नहीं पता चला कि ये एसओपी का पालन नहीं हो रहा है। गोपाल राव को हम के बारे में कहा गया कि अब उनको बैठक में नहीं बुलाया जाएगा, अनिल मिश्रा को नहीं बुलाया जाएगा, चंपत राय जी इस्तीफा देकर चले गए। और चंपत राय जी का इस्तीफा तो मुझे लगता है कि कहीं ऊपर से किसी दबाव की वजह से हुआ है, क्योंकि वो स्थायी मेंबर थे। स्थायी मेंबर मतलब कि आजन्म, मतलब कि उनको परमानेंट मेंबर थे, उनको हटाया नहीं जा सकता था। हटाने का एक लंबा प्रक्रिया होती है और ट्रस्ट में सारे लोग उनके समर्थक थे, इसलिए उनको हटाना मुश्किल था। संघ और विहिप के ही का पूरा कब्जा है। संघ और विहिप को इस चंदा चोरी की वजह से जो फेस सेविंग करनी पड़ रही है, उसकी वजह से मुझे लगता है कि चंपत राय को इस्तीफा देने के लिए कहा गया कि वो इस्तीफा दे दें, क्योंकि उनको हटाने की फिर एक प्रक्रिया अपनाई जाती, 2/3 उसमें वोटिंग होती, तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब बात आते हैं कि अनिल मिश्रा पर उन्होंने आरोप लगाया, और वहीं पर जो कोषाध्यक्ष हैं गोविंद गिरी जी, वो कह रहे हैं वो तो सिर्फ रजिस्टर में, जो उनका कल का बयान है कि रजिस्टर में जो चढ़ावा अंकित है या दर्ज है, ये तो सिर्फ उसका मामला देखते थे, उसका रखरखाव देखते थे, उनको इससे कोई मतलब नहीं कि कहाँ क्या और चढ़ावा आ रहा है। वो चढ़ावा महासचिव देखते थे, तो महासचिव तो चंपत राय जी हैं। तो और जो अध्यक्ष हैं नृत्य गोपाल दास जी, उनके जो प्रतिनिधि हैं कमल नयन जी, वो ये कह रहे हैं कि साहब हम तो गोपाल जी को घुसने नहीं देंगे, मीटिंग में बुलाएंगे ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें सामने जो आ रही हैं, सारे लोग ट्रस्ट के मेंबर हैं और ट्रस्ट में ही कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। मैं बाकी गेस्ट पैनल का भी रुख करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं बीजेपी के प्रवक्ता से बात करना चाहूंगी। अविरल मलिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविरल जी, देखिए जिस तरीके से तमाम आरोप लग रहे हैं मंदिर के ट्रस्ट पर, उनके चयनात्मक डिसीजन पर लग रहा है, ऐसे में एक और खुलासा हुआ है जिसमें तमाम एसओपी एसबीआई की तरफ से दी गई थी और ऐसे में हाउसकीपिंग के लोगों से काउंटिंग कराई जाई थी। विपक्ष अब बड़ा सवाल भाजपा पर उठा रहा है, कार्यशैली पर उठाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए जहां तक विषय ये जो प्रकरण सामने आया, निश्चित रूप से बहुत दुखद है, चिंताजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और जहां तक विषय है एक तरीके से सनातनियों की आस्था का, तो निश्चित रूप से अरबों सनातनियों की देश दुनिया में जितने सनातनी रहते हैं, सबकी आस्था का केंद्र है राम मंदिर। और निश्चित रूप से ये मामला प्रकरण सामने आने के पश्चात उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के द्वारा स्पष्ट रूप से इस पे कहा गया कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। एसआईटी का गठन हुआ, अब पूर्ण रूप से मजबूती के साथ, निष्पक्षता के साथ एसआईटी जांच कर रही है और जितने भी इसमें नाम सामने आएंगे, छोटा नाम हो, बड़ा नाम हो, ऊपर का व्यक्ति हो, नीचे का व्यक्ति हो, या जो एक चीज कही जा रही है छोटी मछली बड़ी मछली, कोई भी व्यक्ति हो, निश्चित रूप से डंके की चोट पे सब पे कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी होगी। गिरफ्तारी के पश्चात कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा, कोर्ट के माध्यम से जेल जाए और कड़ी से कड़ी कानूनी सजा मिले, ये पूर्ण रूप से हमारा सबका प्रयास रहेगा, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक विषय विपक्ष का, विपक्ष को इस मुद्दे पे सवाल उठाने का अधिकार है, लेकिन राजनीति करने का किसी रूप में अधिकार नहीं है। राजनीति इस विषय पे नहीं की जानी चाहिए या पॉलिटिकल माइलेज लिया जाए, इस दृष्टिगत किसी रूप में बात नहीं की जानी चाहिए। लेकिन हाँ, सवाल की अगर बात है तो निश्चित रूप से सब लोग इस विषय पे चिंतित हैं, लेकिन हाँ, एसआईटी जब तक जांच कर रही है उतने समय की मोहलत दी जानी चाहिए विपक्ष के द्वारा, क्योंकि अगर उसके बीच में ही कोई बयानबाजी की जाती है तो जांच में नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, राकेश प्रजापति भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। तमाम आरोप विपक्ष डे 1 से लगाता आ रहा है, तमाम सवाल खड़े करता नजर आ रहा है, लेकिन ऐसे में भाजपा ये कह रही है कि भाई रिपोर्ट का इंतजार तो कर लीजिए, आखिर राजनीतिकरण क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए तमाम बातें रोज खुलासे हो रहे हैं और ऐसे में भाजपा मोहलत मांग रही है। मनीषा जी, आप ही खुद कह रही हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, आपने ही कई बात कही कि लगातार खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं और एसआईटी ने प्रारंभिक जो जांच की है उसमें यह पाया है कि 70, एक बार नहीं 70 टाइम्स, 70 बार चोरियां हुई है, 70 बार चोरियां हुई, और थोड़ी बहुत रकम नहीं है, वो पता नहीं कितनी रकम है, कोई अब कैमरे में तो गिनी नहीं जा सकती ना। अब एसआईटी भी अंदाजा लगा रही है और कुछ नहीं है।
क्योंकि इसका कोई चढ़ावे का कहाँ गिनती हो रही है, कैसे हो रही है, तो होता ही नहीं है हिसाब किताब। कौन जो ट्रेजरर है उसका गिरी जी, वो तो पुणे रहते हैं, कभी महाराष्ट्र रहते हैं, कभी कहीं रहते हैं, वो तो रहते ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति को ट्रेजरर क्यों बनाया गया? प्रश्न चिन्ह सबसे पहले यही उठता है। कोषाध्यक्ष वो व्यक्ति होना चाहिए जो सुबह शाम वही खाता लेकर के बैठना चाहिए। वो महीने महीने नहीं आते हैं अयोध्या, ऐसे व्यक्ति को कोषाध्यक्ष बना दिया जाता है। बताइए बनाया किस लिए गया? साहब प्रधानमंत्री जी के चहेते हैं, प्रधानमंत्री के साथ हाथों में खेलने वाले, गोदी में खेलने वाले लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अब्दुल मलिक जी हमारे पुराने मित्र है, ये कह रहे थे कि बड़ी जो है कार्रवाई हो रही है। साहब कोई कार्रवाई नहीं हो रही, मछलियों को तलाशा जा रहा है, छोटी छोटी मछलियों को। मतलब आपका कहना है कि अभी भी बड़ी मछलियां जो है वो अभी सुरक्षित मानी जा रही हैं और छोटे लोगों को एस्केप कोड की तरह यूज किया जा रहा है। मगरमच्छों पर कब डालेंगे? चंपत राय के खिलाफ एक शब्द बोलने की हिम्मत किसी भाजपा के प्रवक्ता की और भाजपा के नेता की नहीं है। असली दोषी कौन है? ठीक है अविरल जी इसका जवाब दे। अविरल जी इसका जवाब दे। एक सेकंड राकेश जी मनीषा जी एक बात 10 सेकंड। असली व्यक्ति वो है। अच्छा श्रेय किसने लिया था राम मंदिर बनाने का? बिल्कुल मैं वही सवाल पर आने वाली हूँ, मैं उसी सवाल पर अविरल जी, राकेश जी एक सेकंड सवाल पूछने दीजिए। योगी और असली ट्रेवलर मोहन भागवत जी, ये 3 लोग हैं, क्योंकि इन तीनों लोगों ने श्रेय लिया था, तो इसका ठीक है अविरल जी इसका जवाब दीजिएगा कि जब भी विकास कार्यों की बात आती है, चुनाव आते हैं, तमाम विकास योजनाओं की बात कही जाती है और खास करके 2000 पहले के जो चुनाव हैं उसमें राम मंदिर के नाम पर वोट मांगी गई थी, विकास कार्यों पर वोट मांगी गई थी। तो अब जब यहां पर इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है, लोगों के भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी भी क्या भाजपा लेती है? नहीं देखिए, जिस प्रकार से घटना घटित हुई है निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जहां तक विषय है इनके द्वारा भी कहा गया, गोविंद देव गिरी जी महाराज, आदरणीय गोविंद देव गिरी जी महाराज कोषाध्यक्ष हैं, उनके द्वारा लाइव तरीके से, स्पष्ट तरीके से वीडियो में स्पष्ट दिखाया गया, जितनी चीजें वहां मौजूद हैं वो स्पष्ट रूप से, चाहे काकभूषण जी महाराज का विषय हो या तमाम सारे जिनका इन्होंने जिक्र किया था और गुम हो जाने की बात कही थी, वो कल पीसी के माध्यम से बिल्कुल स्पष्टता पूर्वक सारा विषय सामने आ गया था। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से जो आपत्ति विपक्ष के द्वारा जताई जा रही है, निश्चित रूप से इनके द्वारा आपत्ति जताई जा सकती है, लेकिन हमारी मंशा क्या है? बिल्कुल स्पष्टता पूर्वक स्वच्छ तरीके से जांच हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, एसआईटी जांच कर रही है, एसआईटी जांच करती है, एसआईटी जब जांच कर रही है तो समय दिया जाना चाहिए एसआईटी को जांच के लिए। और उसके साथ साथ संजय सिंह जी गए थे एसआईटी के समक्ष अपना विषय लेके, विपक्ष का कोई भी नेता जिसके पास कुछ सबूत हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन हो, वो एसआईटी के समक्ष जा सकता है और अपना विषय वहां प्रस्तुत कर सकता है, रख सकता है। अगर फिर भी इन्हें लगता है कि एसआईटी नहीं सुन रही है तो ये हाईकोर्ट भी जा सकते हैं, एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी जा सकते हैं, जुडिशरी में भी, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक भी जा सकते हैं, ये एनएचआरसी और एसएचआरसी भी जा सकते हैं अगर इन्हें लगता है कि इनके ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, हमारा स्पष्ट मानना है, और ये जो आपके द्वारा भी सवाल किया गया वोट, देखिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स किसी रूप में भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। हम तो स्पष्ट रूप से विकास के नाम पे वोट मांगे और जो विकास किया, हमने वायदे पूर्ण करने का काम किया, उसके आधार पर वोट मांगी। 2014 में केंद्र में हमारी सरकार बनी, 2019 में केंद्र में हमारी सरकार बनी, 2024 में केंद्र में हमारी सरकार बनी, और अगर सरकार बनी तो रिपोर्ट कार्ड के आधार पर बनी। और बिल्कुल स्पष्ट है, हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की जब बात करते हैं तो उसमें गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी, महिला, युवा, बेरोजगार सब आते हैं। ठीक है आप पूरे मैनिफेस्टो आप यहाँ पे गिना देंगे, लेकिन अभी मैं रुक करूंगी अमित देखे तमाम बातें कह रहे हैं हमारे बीजेपी के प्रवक्ता, लेकिन आप जमीनी स्तर पर वहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ अभी निकल करके आ रहा है? क्या भाजपा की तरफ से कोई अभी आधिकारिक जवाब सामने आया है? क्योंकि देखिए जवाबदेही तो बनती है। देखिए जब आप श्रेय लेंगे तो आपको जवाबदेही भी देना पड़ेगा। ये कहीं जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी राम भगवान के नाम पर चुनाव लड़ती आई है और ये इनके जो चुनावी जो पैटर्न है उसमें साफ नजर आता है। तो क्या अब जब उसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं तो क्या उस सवाल से आप बच सकते हैं? तो खुले तौर पर अगर जो लोग हैं वो क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुन रहा था और वो बोल रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, ये नारा आप लेके चल रहे हैं, लेकिन खुले मंच से कोई एक भारतीय जनता पार्टी का नेता निकल कर नहीं आ रहा है। माइक लगते ही नेता चुप हो जा रहे हैं कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी तो हुआ है। आप भले ही विपक्ष को हम घेर रहे हो, मान सकते हैं कि विपक्ष इस मामले को लेकर के राजनीति कर रहा है, लेकिन वो करोड़ों जो हिंदू राम भक्त हैं उनका भी यही सवाल है।
वो जो करोड़ों लाखों साधु संत हैं उनका भी यही सवाल है। तो क्या वो भी गलत बोल रहे हैं? क्या वो भी इस बयान पे राजनीति कर रहे हैं? ग्राउंड की बात करें तो आज सुबह भी हम साधु संतों से बात कर रहे थे। साधु संत एक सुर पे एक बात बोल रहे हैं कि पूरी तरीके से इसमें सब लोग जिम्मेदार हैं, ट्रस्ट में बड़े पदाधिकारी जो हैं वो भी जिम्मेदार हैं और कार्रवाई सब पर होनी चाहिए। आप देखिए एसओपी की हम बात कर रहे हैं, एसओपी हम दिखा रहे हैं, एसओपी के नियमों को क्यों बदला गया, किसके इशारे पे बदला गया, क्यों उसमें छेड़छाड़ की गई और क्यों मनचाहे लोगों को पोस्टिंग दी गई? ये सवाल तो लाजमी है, ये सवाल बनता है और शायद इसको लेकर के विपक्ष अगर सवाल खड़े कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कि कोई गलत बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जवाबदेही लेनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए बड़े पैमाने पर अयोध्या में इस बात की चर्चा है कि जब आप श्रेय ले सकते हैं तो आपको अगर चीजें अच्छी लेनी है तो आपको बुरी चीजों को भी एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है विजय जी, आपसे पूछूंगी कि जिस तरीके से तमाम परतें खुल रही हैं, खुलासे हो रहे हैं और ऐसे में एक खुलासा ये भी हुआ है कि वहां पर लैंड स्कैम भी हुआ है, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, लैंड स्कैम तो इतने बड़े पैमाने पर हुआ है और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी ने इसमें कुछ कागजात भी एसआईटी को सौंपे हैं और अभी कुछ और कागजात देने के लिए उन्होंने एसआईटी से समय मांगा है मिलने के लिए। तो ये चर्चा तो है और इसके लिए भी एक एसआईटी बनाई गई थी। जब ये मामला उठा था और मेरे ख्याल से मंदिर निर्माण के आसपास के समय या उसके पहले जब ये मामला सामने आया था तो उस समय भी जब इस पर बवाल हुआ तो यूपी गवर्नमेंट ने एक एसआईटी बनाई थी। उस एसआईटी की क्या रिपोर्ट आई, उसने क्या जांच रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट का क्या हुआ, कोई नहीं जानता। अगर कोई जानता हो तो मैं समझता हूँ कि उसको बताना चाहिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या वो सारे आरोप गलत थे सही थे या जो भी हुआ, लेकिन कहीं कोई मतलब पड़ताल उसकी आज तक सामने नहीं आई है कि उसकी रिपोर्ट क्या है। दूसरी बात कि राम मंदिर में अभी कल ही ट्रस्ट ने एक पत्र जारी किया के बताया है कि 2025-26 में राम मंदिर की आय 250 करोड़ रुपए है। अब आप बताइए 250 करोड़ रुपया अगर मंदिर की आय है तो कितना चोरी हो सकता है इसमें से। और मैं तो समझता हूँ कि एसआईटी भी नहीं पता कर पाएगी कि कितने करोड़ या कितने अरब कितने रुपए गए चोरी में, क्योंकि जब उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है आपके पास तो आप गिनती को जस्टिफाई कैसे करेंगे कि नहीं इतना ही रुपया चोरी गया। जो आपके पास बरामदगी हुई है आप उसकी बात तो कर सकते हैं। तो बेहतर है कि अच्छा हाँ, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इस ट्रस्ट में 3 आईएएस अधिकारी भी होते हैं। 3 अधिकारी मतलब एक केंद्र की तरफ से एक आईएएस अधिकारी नॉमिनेट किया जाता है और एक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेट किया जाता है और अयोध्या के जिलाधिकारी पदेन सदस्य होते हैं, यानी कि 3 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। और दूसरी बात कि इन अधिकारियों के रहते हुए जो ऑडिट रिपोर्ट आई, या तो ऑडिट हुआ नहीं, यदि ऑडिट रिपोर्ट आई भी तो उसमें इन चीज़ों को छिपा लिया गया कि एसओपी का पालन नहीं हुआ या जो चोरी हुई। तो ये कई तरह के ऐसे सवाल हैं और जो ट्रस्ट के लोगों के आपसी मतभेद अब सामने आ रहे हैं, जो एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं, एक दूसरे को गलत बताने की कोशिश की जा रही है, इससे कई तरह की शंकाएं पैदा हो रही हैं। और मैं समझता हूं कि ये अच्छी बात नहीं है इस ट्रस्ट के लिए, राम मंदिर के लिए और राम मंदिर के हिंदुओं की आस्था के लिए। और ट्रस्ट के लोगों को तो स्वयं आगे आकर ईमानदारी से, नैतिकता से ये बात कहनी चाहिए थी कि साहब हमारे नेतृत्व में ये गड़बड़ हुई है, हम अलग हट जाते हैं, आप इसकी जांच करा लीजिए, उसके बाद जब हम पाक साफ साबित होंगे तो दोबारा आएंगे। बिल्कुल लेकिन विजय ऐसा जी, नहीं हुआ। ट्रस्ट के लोगों की बात हो रही है तो अभी मैं बात करूंगी डॉक्टर राकेश प्रजापति से, उनसे ये पूछूंगी, हालांकि इसका जवाब मैं बीजेपी के प्रवक्ता से भी लूंगी, लेकिन पहले आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से अभी गोपाल राव को मंदिर के अंदर एंट्री मिली थी, जहां पर सारे विपक्ष को, आप भी उसका पार्ट हैं, सारे विपक्ष एक तरफ नारेबाजी करता हुआ नजर आता है, एक तरफ सवाल जवाब करते हुए नजर आता है, वहीं गोपाल राव को एंट्री मिल जाती है पूजा अर्चना के लिए। तस्वीरें सामने आई थी, अमित इस बात के साक्ष्य हैं, अमित ने ही वो फोटो हमारे तक प्रस्तुत किया था और हमने इसको सबसे पहले दिखाया था, प्राइम न्यूज ने इसकी ब्रेकिंग दी थी। लेकिन देखिए, एक तरफ जहां तमाम जो विपक्ष है उन्हें नजरबंद कर दिया जाता है, उन पर निगरानी रखी जाती है, वहीं जिन पर केस चल रहा है, जिन पर जांच पड़ताल चल रहा है, वो खुलेआम मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आता है। इसको लेकर के आपका क्या रुख है राकेश जी? मनीषा जी देखिए ना, इनकी हुकूमत है, ये कुछ भी कर सकते हैं ना।
अब आपने ही सब कुछ बता दिया, मैं क्या बताऊं इसमें। मैं तो बस इतना कहना नहीं, चाहता आप हूं विपक्ष कि में बैठे हैं, विपक्ष में बैठे इनका हैं, पाप का घड़ा जाहिर भरने तौर वाला, पर पाप इस का। जांच की आंच आप तक भी आई होगी, इसीलिए मेरा यह सवाल था कि क्योंकि देखिए आप विपक्ष में बैठे हुए हैं और जाहिर सी बात है कि ये जांच प्रक्रिया जो है इसकी आंच आप तक भी आई होगी, इसीलिए मैं आपके टर्म्स पूछना चाहती हूँ कि आखिर आपका क्या कहना है, क्योंकि मैं फिर बीजेपी प्रवक्ता तक भी जाऊंगी। मनीषा जी, बात इस बात की है कि ये लोग सत्ताधारी जो इतने भी लोग बैठे हुए हैं, ये सत्ताधारी लोगों का पाप का घड़ा भर चुका है। ये लोग आज राम को नहीं बख्श रहे हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि जो हमारा बद्रीनाथ है वहां पर भी ये प्रक्रिया चल रही है लगातार, वहां भी चढ़ावा चोरी हो रहा है। ये लोग केवल चंदा ही नहीं चुराते हैं, बल्कि आए दिन इनके लोग यूपीएससी में बैठे हुए हैं, यूपी ट्रिपल एससी में बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं। आए दिन लोगों के, पिछड़ों के, दलितों के, आदिवासियों के, अल्पसंख्यकों की नौकरी खाने का भी काम करते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती की, पिछड़ों की जो भर्ती थी उसमें 16,000 पिछड़ों के पदों पर आज तक भारतीय जनता पार्टी न्याय नहीं कर पाई। पिछड़ा वर्ग के जो अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे, उनको हटाने का काम कर दिया गया। ये इस तरीके के लोग हैं। रही बात राम मंदिर में घुसने की, अब आप ही बता रही कि गोपाल दास को घुसने दिया जा रहा है, बाकी लोगों को नहीं घुसने दिया जा रहा है। भाई अब ये कुछ भी कर सकते हैं, तानाशाही लोग है ना, इनकी तानाशाही चल रही है। लेकिन आज जनता जाग चुकी है, आज जनता समझ चुकी है और आने वाले समय में इसका जवाब जनता देने जा रही है। अविरल जी देखिए, पिछले चुनाव में राम मंदिर पर ये एक बड़ा मुद्दा था। ठीक है राकेश जी, अविरल जी से मैं सवाल पूछना चाहूंगी। देखिए राम मंदिर का सबसे बड़ा मुद्दा था जिस पर वोट मांगा गया था, लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ था कि पिछले चुनाव में अवधेश प्रसाद बाजी मार गए थे ठीक उसी गढ़ में जहां पर राम मंदिर बनाया जा रहा था। और इसको लेकर के देखिए तमाम लोगों का यही सवाल था। और अब देखिए क्या लग रहा है आपको, 2027 में फिर से जीत की जो थोड़ी बची कुची कसर थी वो पूरी हो पाएगी, क्योंकि इतना बड़ा फ्रॉड या फिर हम कह लें कि इतनी बड़ी धांधली का जो मुद्दा है वो सामने आ गया है। कैसे पाटेगी भाजपा? नहीं देखिए, जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी वर्ष 2017 में जीती, 2022 में जीती और 2017 पिछले चुनाव में तो हमारे देखिए विकास, पिछले चुनाव में तो हार गई जाकर के अवधेश प्रसाद ने वहां पर बाजी मार ली, जहां पर राम मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया, जहां पर इतनी बड़ी भूमिका तय की गई, वहां पर समाजवादी पार्टी ने अपना गढ़ लगा लिया। और अब देखिए इस चुनाव में कैसे होगा। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे और निश्चित रूप से डेवलपमेंट के मुद्दे पे जनता के बीच जाएगी और निश्चित रूप से जनता हमारे ऊपर विश्वास जताएगी। और जहां तक ये राकेश जी अभी कह रहे थे तमाम सारी चीजों के विषय पे, तो हम रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य के आधार पे निश्चित रूप से जनता के बीच जाते हैं। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, जाट, गुर्जर, राजपूत, क्षत्रिय, वैश्य, एसटी, एसटी, ओबीसी सभी लोगों के विकास के लिए, सभी लोगों को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से इसी आधार भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ जनता के मध्य जाती है। एग्रीकल्चर सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, एलिमेंट्री एजुकेशन की बात हो, रूरल डेवलपमेंट हो, अर्बन डेवलपमेंट हो, हर क्षेत्र के विकास का विषय हो, हेल्थ सेक्टर में डेवलपमेंट का विषय हो, इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट का विषय हो, छोटे व्यापारियों के विकास का विषय हो, हर क्षेत्र में निश्चित रूप से जो परिवर्तन आया है उसकी जनता गवाह है और उसी आधार पे भारतीय जनता पार्टी को जिताती है। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी है, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी है, दिल्ली में बीजेपी जीती, पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीती, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी है, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी है, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, असम हो, नॉर्थ ईस्ट हो या फिर एक तरीके से साउथ के स्टेट्स की बात कर जाए, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से मजबूत है, सशक्त है। और जहां तक विषय एक तरीके से ईमानदारी, हम ईमानदारी के आधार पे जनता की सेवा करते हैं, जनता की सेवा करना ही पूर्ण रूप से हमारा लक्ष्य है। और उसके साथ साथ जो मुद्दा सामने आया दुर्भाग्यपूर्ण है, सब पे कार्रवाई होगी, सब जेल जाएंगे, छोटी मछली और मगरमच्छ तमाम सारी जो चीजें कही जा रही है सब गिरफ्तार होंगे, सब जेल में जाएंगे। जिनका नाम सामने आएगा किसी को किसी रूप में ना बचाया जा सकता है, ना कोई बचेगा। लेकिन देखिए आप ही के देख रेख में इतनी बड़ी धांधली हुई है, किस तरीके से, देखिए जरा आप ही सोचिए कि एक बैंक कर्मी और उसका कंपैरिजन अगर हाउसकीपिंग के लोगों से किया जाए, उसका कार्य एक हाउसकीपिंग वाला करे, कहां से ये सही बैठता है, सटीक बैठता है? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है?
नहीं, निश्चित रूप से चिंताजनक जो विषय सामने आ रहे हैं अभी एसआईटी के हाथ में है, तो हम एक तरीके से अगर इस पे न्याय करें या फैसला दें वो सही नहीं है, जजमेंटल होना। लेकिन हाँ, एसआईटी अब जांच कर रही है, वो निश्चित रूप से फाइनल रिपोर्ट जो सौंपेगी ठीक है, उसके तमाम आधार पे जानकारी आप कार्रवाई बोल होगी। रहे हैं कि जांच प्रक्रिया के बाद ही पता चलेगी। हमारे साथ अमित भी जुड़े हुए हैं। अमित, देखिए, आप तमाम तस्वीरों को बारीकी से देख रहे हैं, ऑन ग्राउंड है, सभी चीजों को अच्छे तरीके से भांप रहे हैं। आपसे ये उम्मीद है कि आप भी सवाल पूछ सकते हैं। आपको मैं ये वेलकम करती हूं कि आप सवाल पूछें, क्योंकि देखिए तमाम बातें सामने आ रही हैं और जाहिर तौर पर आपके जहन में भी सवाल जरूर खड़े हो रहे होंगे अमित। लेकिन एक सवाल मैं विजय जी से पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से हमारे प्रवक्ता साहब जो हैं भाजपा के, वो कह रहे हैं कि सच्चाई और तमाम ईमानदारी के साथ भाजपा चुनाव लड़ती है और तमाम उसी मुद्दों को आगे करती है जिस पर वो उतरती है, तो ऐसे में विजय जी देखिए, जिस तरीके से बीकेटीसी का मामला सामने आ रहा है, उत्तराखंड की सरकार कह लें या फिर हम भाजपा की ही सरकार कह लेते हैं, कि जिस तरीके से केदारनाथ का, बद्रीनाथ के पुनर्विकास की योजना बताते हैं कि उनके रेन में किस तरीके से यहाँ पर हिंदू धार्मिक जगह जो है वहां पर पुनर्विकास कराया गया है लोगों के सुगम यात्रा के लिए, या फिर कह लें कि जो तीर्थ यात्रा है उसे सुगम बनाने की पूरी तैयारी की गई है। लेकिन वहां पर भी अब धांधली का मसला सामने आ रहा है, वहां पर भी रिपोर्ट्स ऐसे आ रहे हैं जहां पर देखा जा रहा है कि अनियमितता वहां पाई गई है, इसकी पुष्टि भी हो रही है। अब हालांकि ये अभी जांच प्रक्रिया का मसला है, लेकिन फिर भी अभी भी वहां पर रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जिस तरीके से राम मंदिर में आ रहे थे, अब जाकर के अब बद्रीनाथ मंदिर में भी देखने को मिल रहा है। जी, बद्रीनाथ मंदिर में और अयोध्या के मंदिर में जो चढ़ावा चोरी का मामला, इसमें थोड़ा सा अंतर इतना है कि उत्तराखंड की सरकार ने इस मामले में एक आदमी के खिलाफ, जो जिम्मेदार आदमी था, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। अयोध्या में तो एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई, पहले एसआईटी गठित हुई। समझ में नहीं आता कि पहले एफआईआर होती है बाद में एसआईटी गठित होती है, या पहले एसआईटी गठित होती है बाद में एफआईआर होती है। लेकिन उत्तराखंड की ही इसी बीजेपी सरकार ने वहाँ पे तुरंत एक उच्च स्तरीय समिति बना दी जांच के लिए, और एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी। बद्रीनाथ ही नहीं, आज की खबर है, कल मध्य प्रदेश में कोई बंगलामुखी मंदिर है, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ भी चंदा चोरी का, चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है, और वहाँ के कलेक्टर ने भी उस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उस पर तमाम मंत्रियों के भी मध्य प्रदेश के बयान आए हैं कि इसमें कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा। तो ये हो क्या रहा है, हो क्या रहा है? ये मंदिरों को, हमारे और हमारे सनातनियों को क्या हो गया, हमारे हिंदू लोगों को क्या हो गया कि धर्म के नाम पर आप पूरे देश को, पूरे हिंदू समाज को या तो बरगला रहे थे अपने लाभ के लिए, या आप नकली हिंदू हैं इस चोरी के लिए। तो आपको तो ये स्पष्ट करना चाहिए ना। यदि आपको लगता है कि नहीं, हिंदू समाज वास्तव में जागरूक होना चाहिए, धर्मपरायण होना चाहिए, तो ये सब कार्रवाइयों का आप लोगों को तो खुल के विरोध करना चाहिए। बिल्कुल, खास तौर से बीजेपी के लोगों को तो इस पे मैं समझता हूँ कि मुखर होकर बोलना चाहिए और सामने आना चाहिए कि भाई। हमारे साथ, ठीक है, अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करूंगी। कुछ बोलना चाह रहे थे अमित? हाँ जी बिल्कुल, देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, और शायद मैं सुन रहा हूँ और करोड़ों जो राम भक्त सुन रहे हैं, वो भी एक बात पर हंस तो जरूर दिए होंगे। जिस लहजे से इन्होंने पूरी जो गाथा है वो बता के रख दी, अगर शायद उतने कम शब्दों में, उससे कम शब्द लगते ये कहने में कि हाँ, राम मंदिर में चोरी हुई है, जो महापाप किया है उसको सजा मिलेगी और इस पर निष्पक्ष कार्रवाई होगी। लेकिन शायद उतना बताने के बजाय उन्होंने पूरी जो पुतन्ना है वो बता दिया। और शायद देखिए, क्योंकि मैं पत्रकार हूं और मेरे पीछे जो राम भक्त हैं उनके सवाल है, उनका सवालों का प्रतिनिधित्व करना मेरी जिम्मेदारी है, और इसीलिए मैं जिम्मेदारी के साथ इनसे सवाल पूछ रहा हूं कि क्या आप जवाबदेही नहीं दे पाते पर कर पा रहे हैं? आप इतना शब्द में नहीं कह पा रहे हैं कि हाँ, राम मंदिर में चोरी हुई है, और राम मंदिर में केवल चोरी नहीं हुई है, ये करोड़ों राम भक्तों की आस्था की चोरी है। जो करोड़ों राम भक्त आस्था के साथ यहाँ पर आते हैं उनके चोरी है, जिन्होंने संघर्ष किया उनकी चोरी है, जिन लोगों ने अपने प्राण की आहुति दी उनके आस्था की चोरी है। तो क्या इस पर केवल अपनी आप जो चीजें आप अभी तक ग्रोथ करते आए हैं, जिस तरीके से उपलब्धियां गिनाते आए हैं, क्या उसको गिना देना उचित है?
अगर आपके पास शब्द नहीं है तो आप फिर आखिर में किस तरीके से किसी चीज का श्रेय ले सकते हैं? हमें एक जवाब इनसे एक चाहिए। लेकिन एक सवाल बीच में और आया था, मैं कुछ आपको तस्वीर दिखाता हूं, क्योंकि अभी साफ तौर पे कहा जा रहा था सभी लोग पल्ला झाड़ रहे हैं। इस समय मौका चल रहा है पल्ला झाड़ने का कि मेरा उससे मतलब नहीं है, मैं तो कोषाध्यक्ष हूं, मैं तो ट्रस्ट में नहीं था, मैं किसी प्रकार साइन नहीं किया था। लेकिन मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूं, एक्सक्लूसिव वीडियो केवल प्राइम न्यूज के पास है, और ये मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूं। हालांकि ये वीडियो पहले का है, लेकिन देखिए सहयोगी से कहेंगे थोड़ा सा जूम करके दिखाएं। ये वीडियो आप देखिए, इस वीडियो में आप देखेंगे ये वीडियो है गोपाल राव का, अनिल मिश्रा का, और इस वीडियो में नृपेंद्र मिश्रा दिख रहे हैं। ये वीडियो गवाही दे रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं, और ये वीडियो में सबका कितना कद और कितना काठी है इस वीडियो से अंदाजा लगाया जा सकता है। असल में ये वीडियो में जो दिख रहा है इसमें सभी लोगों की जिम्मेदारी थी, सभी लोग उतना अधिकार से मंदिर में जाते थे, लेकिन क्योंकि अब इस तरीके से चढ़ावा चोरी का मामला उजागर हो गया तो सभी लोग अपना अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अमित, देखिए सीधी मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूं, और अविरल जी सवाल आपसे यही उठता है कि जिस तरीके से धांधली हो रही है, जिस तरीके से चोरी होती है, मैं कह रही हूं कि ये चोरी नहीं, ये डाका है, लोगों के भावनाओं का डाका है, लोगों की भावनाओं पर डाका है। क्योंकि देखिए किसी शख्स ने बड़े चाव से भगवान राम के लिए अपनी जमीन दे दी, किसी ने दान दे दिया, अपनी सैलरी का आधा हिस्सा दे दिया, और उसके बदले उसको क्या मिलता है? धोखा। इससे इसके बीजेपी नहीं बच सकती है, इसका जवाब तो बीजेपी को देना होगा, क्योंकि अगर विकास कार्य की बात करती है उसका श्रेय भाजपा लेती है तो जवाबदेही भी भाजपा की होती है। साथ ही साथ आपसे यह सवाल रहेगा कि जिस तरीके से आज अमित हमारे साथ जुड़े, अमित नहीं ये स्टोरी ब्रेक की थी कि जो पहले से जो पर्चियां हैं, जो दान पात्र की पर्ची है, उसमें भी धांधली हो रही है। मतलब कि तरीके ढूंढे जा रहे हैं कि किस तरीके से पैसे ऐंठे जाएं, और ऐसे में आप क्या कहेंगे? हर तरफ धांधली है, लैंड स्कैम की धांधली हो रही है, तो फिर कहीं पर्चियों पे धांधली हो रही है, एसबीआई के एसओपी पर धांधली हो रही है, स्वीपर को ला करके कैश गिनवाया जा रहा है, चल क्या रहा है? देखिए चिंताजनक विषय है, दुखद और गंभीर विषय है, और जहां तक विषय आस्था का, तो स्पष्ट रूप से ये अगर आपके द्वारा कहा गया ये डाका है तो निश्चित रूप से डाका है, डकैती है, आस्था की एक तरीके से लूट है, आस्था के ऊपर ये चोट है, और बिल्कुल स्पष्ट है ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए। और एसआईटी की जांच के आधार पर जितने भी नाम सामने आते हैं सब पे कार्रवाई होगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। निष्पक्ष तरीके से जांच जारी है, एसआईटी जांच कर रही है, कुछ समय की मोहलत केवल देनी चाहिए, और एसआईटी की जैसे ही रिपोर्ट सामने आती है पूर्ण रूप से खुलासा हो जाएगा। और जितने नाम सामने होंगे, छोटा हो, बड़ा हो, ऊपर का हो, नीचे का हो, किसी का करीबी हो, कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी ने स्पष्ट कह दिया, दूध का पानी का पानी होगा। अगर कोई भी व्यक्ति है जिसने इस प्रकार से गड़बड़ी करने का षड्यंत्र किया है या इस प्रकार की साजिश रचने का काम किया है, तो सारे मास्टरमाइंड बाहर आएंगे और सारे राकेश जी मैं आऊंगी आप तक, बिल्कुल अविरल जी पूरा कर ले पहले अपनी बात जी। नहीं, बिल्कुल कोई नहीं बचेगा, किसी रूप में बचना भी नहीं चाहिए। और ये 500 वर्ष से ज्यादा का लंबा आंदोलन, लंबा संघर्ष, बलिदान और तमाम सारा जिस प्रकार से आंदोलन रहा, उसके पश्चात इसके बाद राम मंदिर निर्माण हुआ, भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, फिर ऐसी घटना सामने आती है तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, सब पे कार्रवाई होगी। जी राकेश जी बताएं। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ मनीषा जी, अभी विजय जी ने एक क्वेश्चन किया था, वही प्रश्न को मैं जोड़ना चाहता हूँ कि एक एसआईटी अब से लगभग 4-3 साल पहले जब 22 में उद्घाटन शिलान्यास हुआ था तब गठित की गई थी, जो जमीन में खरीद फरोख्त में जो धांधलेबाजी हुई थी, अरबों रुपए का जो घोटाला हुआ था, उस एसआईटी की रिपोर्ट क्या रही ये अब्दुल मलिक जी बताएं। अब तो उसकी एसआईटी की रिपोर्ट इन्हें पढ़नी होगी, पता चल गई होगी उस एसआईटी की रिपोर्ट में क्या आया है। अगर पता नहीं इस एसआईटी की रिपोर्ट में, अब ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कुछ नहीं होना है। 4 दिन हम लोग चीखेंगे, 4 दिन हम लोग आप चिल्लाएंगे, मीडिया वाले फिर साइलेंट, अभी डाइवर्ट कर देंगे, ये कोई ना कोई कर देंगे, पुलवामा कर देंगे, कोई पहलगाम कर देंगे, कोई उरी कर देंगे, कोई कुछ और कर देंगे। करने के बाद मीडिया जो है उसमें लग जाएगा और भूल जाएंगे। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, वही स्थिति हो जाएगी।
ये एसआईटी की रिपोर्ट अगर आई है पहले धांधलीबाजी की, तो उस एसआईटी की रिपोर्ट इनसे सीधे सीधे पूछ ली। मैंने सीधे प्रश्न पूछा है कि जब राम मंदिर की जो जमीन को खरीद फरोख्त में जो घोटाला हुआ था, उस घोटाला के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया था, क्या रिपोर्ट आई उस एसआईटी की? सीधा सीधा उत्तर देते हैं अब्दुल जी। बिल्कुल बिल्कुल, विजय जी का रुख करूंगी मैं। देखिए, तमाम बयानबाजी चल रही है, एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी तमाम आरोप लगा रही है, तो वहीं भाजपा कह रही है कि एसआईटी की जांच प्रक्रिया होगी, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस प्रक्रिया में कौन जिम्मेदार है? असली सवाल तो यही है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि जो भी दोषी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे। मैं उनसे सहमत हूं कि नहीं, बख्शा भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो पकड़े गए हैं, जिन्होंने चोरी की है, वो तो ठीक है कि आप उनको सज़ा दे लेंगे, लेकिन जिनके संरक्षण में ये सारे सब कुछ हुआ, और मतलब इस तरह से आप समझिए कि जिसको उस मंदिर और उस मंदिर के कोष के संरक्षण की जिम्मेदारी दी गई थी, वो फेल हुआ है पूरी तरह से, और वो है ट्रस्ट। उस ट्रस्ट में किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा? क्या ट्रस्ट को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, या किसी ट्रस्ट के जिम्मेदार पदाधिकारी को जिम्मेदार बताया जाएगा, इसके लिए ठहराया जाएगा? उसको कोई सज़ा दी जाएगी, लेकिन मुझे इसमें इस दिशा में कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। संदेह है, पूरा संदेह है, क्योंकि पूरे ट्रस्ट को जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया जाएगा, जबकि सच्चाई यह है कि ट्रस्ट इस चोरी के आरोप से मुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि उसके पूरे मैनेजमेंट की जिम्मेदारी ट्रस्ट के पास थी, आधिकारिक तौर पे थी, वैधानिक तौर पे थी। तो जो व्यक्ति या जो भी ट्रस्ट अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाया, तो उनको जिम्मेदार कौन ठहराएगा? क्योंकि उसमें जो लोग बैठे हुए हैं वो तो बड़े पावरफुल लोग हैं, आरएसएस और विहिप से जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े पदों पर लोग रहे हैं, जिनकी बात न तो सत्ता में बैठा हुआ कोई मंत्री काट सकता है, न कोई विधायक सांसद काट सकता है। उनको जिम्मेदार ठहराएगा कौन? आप क्या उम्मीद कर रहे हैं एसआईटी से? मामला तो वहां तक जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई भविष्य में कोई बड़ा आदमी, मुझे लगता है जितने लोग पकड़े गए हैं चोरी के आरोप में और जहां जहां माल मिला है, उतने लोगों को सजा दे के ये बाइंड अप कर दिया जाए। ठीक है अमित, देखिए विजय जी का भी यही कहना है, और साथ ही साथ हमारे जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है उनका भी यही कहना है कि जो अभी छोटी मछली हैं, जैसे टिन्नू यादव हो गए और तमाम ऐसे लोग जो अभी निचले स्तर पर काम करते थे, उन सबको दोषी बनाया जाएगा, उन सब पर ठीकरा फोड़ दिया जाएगा, और जो बड़े मगरमच्छ हैं या फिर बड़े मछलियां हैं या बड़े नाम है अधिकारी हैं, उन सबको छोड़ दिया जाएगा या फिर उन्हें दरकिनार कर दिया जाएगा इस पूरे मसले से। आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी ही बात सामने आ रही? क्योंकि देखिए अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है, आपको जरूर रिपोर्ट मिलती होगी, सूत्रों के हवाले से खबर मिलती होगी। देखिए, दावा तो किया जा रहा है कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन जो तस्वीरें निकल कर देखिए, दावा तो सब कुछ किया जाता है, दावे में और असलियत में अंतर होता है। तो आपसे मैं यही जवाब पूछ रही हूँ कि किस तरीके से देखा जा रहा है। भाजपा तो दावा कर ही रही है कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, लेकिन सवाल यही है कि क्या न्याय मिलेगा उन तमाम लोगों को जिन्होंने यहां पर दान किया और उसका गबन हो गया? जी बिल्कुल, देखिए मैंने वही शब्द कहा कि दावा किया जा रहा है, लेकिन दावा से इतर तस्वीरें आ रही हैं। क्योंकि देखिए, जिसके ऊपर आरोप है वही राम मंदिर में घुस करके आरती कर रहा है, जिसके ऊपर आरोप है वो गोपनीय बैठक में पहुंच जा रहा है, जिसके ऊपर आरोप है वही जाकर के जो कोषाध्यक्ष है उनसे मुलाकात कर रहा है। तो कैसे विश्वास जो है जनता या जो भी राम भक्त है उनको कैसे विश्वास होगा कि आप निष्पक्ष तौर पे कार्रवाई करेंगे? तो ये सवाल जो है वो दावे तो हो रहे हैं, लेकिन दावे से इतर तस्वीरें आ रही हैं। इसलिए न तो मैं भरोसा कर पा रहा हूं, न वो लाखों राम भक्त भरोसा कर पा रहे हैं, न वो लाखों साधु संत भरोसा कर पा रहे हैं। बिल्कुल, आपसे पूछेंगे अविरल जी, जिस तरीके से देखिए दावे किए जा रहे हैं और तमाम विपक्ष भी यही सवाल खड़े कर रहा है कि एक तरफ जहां जिन पर केस जारी है, जिन पर जांच प्रक्रिया जारी है, उन्हें छूट मिल गई है, वो मंदिरों में घूम रहे हैं, पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं एसआईटी जांच की प्रक्रिया के दौरान, और ऐसे में किस तरीके से भाजपा ये सुनिश्चित करेगी दोषियों को सजा मिलेगी?
देखिए, आरोपी में और दोषी में भी एक बड़ा अंतर है, और उसके साथ साथ जहां तक विषय है, एक तरीके से अगर बात करी जाए दोषियों की, तो दोषी तभी नाम सामने आएंगे जब एक तरीके से फाइनल रिपोर्ट आ जाती है और पूरी जांच हो जाती है। देखिए, आरोपी की बात कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, मैं एक सेकंड लूंगी, अविरल जी माफ कीजिएगा, एक सेकंड बस लूंगी। जिस तरीके से आपने कहा कि आरोपी में और दोषी में अंतर होता है, जिस समय ये आग या फिर हम कह लें जो धुआं उठी थी, तब भाजपा मुखर होकर के बोल रही थी कि समाजवादी पार्टी या फिर तमाम जो विपक्ष है वो भाजपा की जो इमेज है उसको धूमिल करने की कोशिश कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, नॉर्मल चेकिंग चल रही है और एसबीआई की टीम वहां पर इसलिए मौजूद थी क्योंकि वो रूटीन चेकअप था। लेकिन असली में क्या निकला? घोटाला, घपला, धोखा। तो ऐसे में आप ये मत कहिए कि आरोप में और दोषी में अंतर है। अगर आरोप लग रहे हैं तो वो सिद्ध भी किए जा रहे हैं पीछे खाने। आखिर क्या वजह थी कि उनको मीटिंग में नहीं बैठने दिया गया? नहीं, हम तो डे वन से इस चीज को कह रहे हैं। इस प्रकार का अगर मामला सामने आया तो निश्चित रूप से जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। डे वन से भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट स्टैंड है। नंबर 2, जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी का, तो बिल्कुल स्पष्टता पूर्वक उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया कि भाई एसआईटी गठित हो गई, दूध का दूध पानी का पानी होगा, इसके बाद कुछ रह नहीं जाता। और एसआईटी का गठन हुआ, हमने पर्दा डालने की किसी रूप में कोशिश नहीं की। उत्तर प्रदेश में भी हमारी सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है, लेकिन पर्दा नहीं डालना चाहिए, ना डालने की हमने कोशिश की, ना हम कर सकते हैं। और ये जिसने भी पाप किया है ऐसा व्यक्ति जेल जाना चाहिए। जिसने भी ऐसा षड्यंत्र करने का दुर्भाग्यपूर्ण ये काम किया है वो जेल जाना चाहिए, जिसके द्वारा भी इस प्रकार का घोटाला किया गया है। ये हमारा लेकिन ये बताइए ना कि उस छवि को आप कैसे सुधारेंगे जो ऑलरेडी धूमिल हो चुकी है, जिस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये भाजपा जो है वो बड़े मुर्गों को बचाने की कोशिश कर रही है, बड़ी मछलियों को बचाने की कोशिश कर रही है। नहीं, हम किसी को नहीं बचा रहे, ना ऊपर का ना नीचे का। कोई व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो जिसने षड्यंत्र किया है वो जेल जाना चाहिए। उसने राकेश जी कुछ कह रहे हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, राकेश जी कुछ कह रहे हैं। 4 साल पहले जो एसआईटी गठित हुई थी उसका क्या हुआ? अब्दुल मलिक थी, उसकी रिपोर्ट पढ़ती थी जरा, उसने क्या रिपोर्ट की? उसमें कितने लोग जेल गए, कितने घरों पर बुलडोजर चला, उसमें कौन आरोपी था, कुछ पता है? 4 साल पहले भी तो यही टीका हाथ की जा रही थी आपके द्वारा, इस आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। आप बस यही कहते हैं आरोपी नहीं बख्शे जाएंगे। सैकड़ों केसों में मैनपुरी के अंदर 5 प्रजापतियों की हत्या हुई थी। मैंने कई बार आपसे एक डिबेट में पूछा है बैठ करके, बताइए। बिल्कुल अभिनव जी, तमाम सवाल उठ रहे हैं और इसके अलावा ये भी सवाल है, विपक्ष के अंदर 5 प्रजापतियों को जिंदा जलाया गया था, मैनपुरी के अंदर 5 प्रजापतियों को जिंदा जलाया गया था। मैंने कई बार आपसे कहा है, आपके ही जिले का मामला था, बसी गांव का, बागपत का, 50 घरों पर प्रजापति समाज के 50 घरों पर बुलडोजर चलाया गया था। उस पर कुछ हुआ? कुछ नहीं होता है। अविरल जी, एक सवाल आपसे ये भी रहेगा कि विपक्ष लगातार ये सवाल खड़ा करता रहा है कि जब भी कोई बड़ा मुद्दा होता है तो वहां पर भाजपा पर यह आरोप लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे जो मीडिया है उसका ध्यान भटक दिया जाता है या फिर लोगों का ध्यान भटका दिया जाता है। तो क्या इस पर भी आपको कुछ कहना है? देखिए, इससे तो हमारा कुछ लेना देना नहीं है कि विपक्ष क्या कह रहा है, लेकिन इस प्रकार की बात भारतीय जनता पार्टी के हाथ में तो कुछ है नहीं। अब मीडिया है वो अपने तरीके से काम करता है, सोशल मीडिया है वो अपने तरीके से सब लोग पोस्ट करते हैं। रही बात ऑन ग्राउंड घटना होने की, अब ऑन ग्राउंड क्या घटना घटित होती है क्या नहीं होती है ये भारतीय जनता पार्टी के हाथ में तो है नहीं। और उसके साथ साथ जहां तक विषय विपक्ष का, विपक्ष को हर जगह जाने की स्वतंत्रता है। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, NHRC, SHRC कहीं भी जा सकते हैं, हर जगह जाने की छूट है। उसके बावजूद भी अगर ये आरोप लगाते हैं तो मैं समझता हूं ये पूर्ण रूप से गलत है और राजनीतिक बयानबाजी तो कम से कम इन्हें नहीं करनी चाहिए। जब मामला सामने आ जाए पूर्ण रूप से जो भी दोषी होंगे, तो देखिए 2027 का चुनाव है, चलिए इसको एक अच्छे नोट पर इस डिबेट को खत्म करेंगे। आपसे यही जानना चाहूंगी कि 2027 का चुनाव आने वाला है और ऐसे में अब भाजपा किस तरीके से इस विपदा से बचेगी और अपने नंबर्स ऊपर करेगी, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी ऑलरेडी वहां पर काबिज है। बात करें अगर हम फैजाबाद सीट की बात कर लें या फिर तमाम उस एरिया की बात कर लें तो वहां पर ऑलरेडी समाजवादी पार्टी काबिज है। तो इसको लेकर के अब भाजपा किस तरीके से कमल खिलाएगी, रणनीति क्या है? बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार है और निश्चित रूप से सरकार रिपीट होगी। सरकार तो देखिए सभी को पता है कि भाजपा की सरकार है, सीएम योगी की सरकार है, लेकिन मैं बात कर रही हूं कुछ उन सीटों की जिस पर
तमाम बयानबाजी हुए थे, तमाम रणनीति बनाई गई थी और सभी को यही लग रहा था कि इस सीट पे तो भाजपा खेल करेगी, वहां खेला होगा। लेकिन असली खेला हो गया, समाजवादी पार्टी ने वहां पर अपनी साइकिल जो है पार्क कर दी। नहीं, देखिए, मैं इसी चीज को कहना चाहूंगा। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा कहा गया था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। तो निश्चित रूप से उन सभी सीटों पे एक तरीके से सूरज भी निकलेगा और कमल भी खिलेगा, इसमें कोई दुराय नहीं है। ठीक है राकेश जी, आपने ये आखिरी टिप्पणी देंगे? नहीं, देखिए मनीषा जी, आप बार बार अयोध्या का ही जिक्र क्यों कर रही हैं? 2024 का अरे मुद्दा अयोध्या का है भाई साहब, तो अयोध्या का ही जिक्र करेंगे ना, उत्तराखंड थोड़ी चले जाएंगे। 2024 में समाजवादी पार्टी ने इन्हें बुरी तरीके से पटकनी देते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर दोयम दर्जे की पार्टी बनाकर रख दिया था। खैर देखिए, चुनौती आपके लिए भी बनी हुई है, देखने वाली बात होगी कि 2027 के चुनाव में क्या कुछ होता है। वक्त की नजाकत को समझते हुए इस बुलेटिन को यहीं पे समाप्त करते हैं और इस बुलेटिन में बस इतना ही है, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम न्यूज।